आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड और व्हाट आर द डिससिमिलैरिटीज बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब जो डिससिमिलैरिटीज है उसी वजह से हमें एक सेपरेट थ्योरी बनाने की जरूरत पड़ी इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में। अदरवाइज अगर सारी की सारी सिमिलैरिटीज ही होती तो हमें क्यों सेपरेट थ्योरीज बनानी पड़ती। जो थ्योरीज, इकोनॉमिक थ्योरीज हमें इंटर रीजनल ट्रेड को रेगुलेट करने में हेल्प कर रही थी, सेम सारी की सारी थ्योरी जो है वो हमें इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेट करने में भी हेल्प कर सकती थी। बट देयर आर सम काइंड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ द ट्रेड्स एज वी नो ऑफ, राइट। और हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है दैट इज द स्पेशलाइजेशन। अब कोई भी अगर आप स्टेट की बात करते हैं हमारे देश के अंदर, सो किसी भी स्टेट से जो ट्रेड होता है वो ट्रेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन इन सम गुड्स एंड सर्विसेज दैट पर्टिकुलर स्टेट हैज। जैसे कि अगर आप हरियाणा पंजाब की बात करते हैं तो हमारे हरियाणा पंजाब से या फिर यूपी के जो गैंगटिक प्लेन है वहां से व्हीट, राइस बहुत ही ज्यादा ट्रेड किया जाता है थ्रू आउट आवर कंट्री। देश के अलग अलग कोनों में किया जाता है, नहीं किया जाता, राइट। अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े उद्योग कई ऐसे हैं जो कि गुजरात स्पेसिफिक है, राइट। अगर हीरे के व्यापारों की बात करते हैं तो मतलब गुजरात उसका गढ़ है। अगर आप कपड़े की बात करते हैं तो सूरत गढ़ है, लुधियाना गढ़ है, राइट। टेक्सटाइल की बात करते हैं तो पानीपत गढ़ है। इट मींस कि स्टेट में भी कुछ स्पेसिफिक लोकेशन जो कि अपना स्पेशलाइजेशन कहीं पे क्रिएट करता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेशलाइजेशन वो क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं दूसरे अलग रीजन के साथ। एंड सेम थिंग हैपन विद इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल। इंटरनेशनल ट्रेड में आपको क्या दिखाई देता है, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आपको कंट्री लेवल पे स्पेशलाइजेशन दिखाई देता है किसी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजिकल जो भी स्टफ है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर उनका स्पेशलाइजेशन है। चाइना का मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में स्पेशलाइजेशन है। सस्ते से सस्ती कमोडिटी जो कि कोई देश नहीं बना पाता वो चाइना बनाता है और पूरे पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। और इसी वजह से हम चाइना को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। 30%, मोर देन 30% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेल किया जाता है, कहां से आता है, सिर्फ चाइना से। सो दैट्स व्हाई द चाइना इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई सो, रीजन बीइंग क्योंकि वो पर्टिकुलर जो कंट्री है वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है किसी ना किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज के अंदर। सो स्पेशलाइजेशन वो वन ऑफ द सिमिलैरिटी है बिटवीन इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड में। सेकंड जो चीज है दैट इज कोस्ट। सीधी सी बात है कि सारे के सारे जो भी बिजनेसेस हैं वो किस पे चलते हैं, कोस्ट बेस्ड चलते हैं। अगर कोई बिजनेस कोस्ट एफिशिएंट होगा तभी बिजनेस लॉन्ग रन में रन कर पाएगा। अगर कोस्ट एफिशिएंट नहीं होगा तो लॉन्ग रन में फेल हो जाएगा। सेम बात किसी कंट्री के केस में, आप किसी भी कमोडिटी को बाहर चीपर प्रोवाइड शॉर्ट टर्म में तो करवा सकते हो, सब्सिडी प्रोवाइड कर करके। अगर मान लो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, चीपर जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। पहली बात तो दूसरे देश जो है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे, राइट। और दूसरी बात, क्या ये सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म में? क्या कंट्री किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को सपोर्ट करने के लिए कंसिस्टेंटली सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है? नहीं कर सकती। इट मींस कि आप एक्सपोर्ट उसी चीज का कर सकते हो लॉन्ग रन में, उसी में महारत हासिल कर सकते हो जहां पे आपकी कोस्ट एफिशिएंसी क्रिएट हो पाई हो, राइट। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। सो कोस्ट एफिशिएंसी सेकंड पॉइंट है आपका, चाहे इंटर रीजनल ट्रेड की बात कर रहे हो या इंटरनेशनल ट्रेड। कोस्ट एफिशिएंट होना किसी भी बिजनेस के लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंटी डंपिंग का मतलब होता है कि डंप का मतलब क्या होता है? डंप का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज है और आप उसको क्या कर रहे हो, बाहर डंप कर रहे हो, दिस इज डंपिंग। एंटी डंपिंग का मतलब अगर इंटरनेशनल ट्रेड के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो चाइना पे ये बहुत ज्यादा एलिगेशन लगते हैं दूसरी कंट्रीज के द्वारा कि वो डंप करते हैं अपने गुड्स को। मींस जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो बहुत ही बड़े लेवल पे अपने बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, जिससे वो जो प्रोडक्ट हैं वो चीपर इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं।
अब जैसे ही चीपर प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आएंगे, वैसे ही क्या होगा, जो कंपिटिटिव एडवांटेज है उन चीपर गुड्स का वो बढ़ जाएगा। इट मींस कि कंपिटिटिव डिसएडवांटेज है होम कंट्री के गुड्स को। मान लो कोई चाइनीज गुड हमारे इंडिया के अंदर बिक रहा है और चाइनीज गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है बहुत ही ज्यादा, राइट, मींस 20% का लेट सपोज करो सब्सिडी दे रही है किसी खिलौने पे। सो इसका मतलब वो जो माल जो 100 रुपए का हमारे मार्केट में आना चाहिए था वो कितने में आएगा, 80 रुपए में आएगा, और हमारे मैन्युफैक्चर लेट सपोज करो कि वो 90 में बना पा रहे हैं। तो हम तो कंपेरेटिव क्या हो गया, हमारा डिसएडवांटेज हो गया ना। यहां पे हमारा कंपिटिटिव डिसएडवांटेज है और उनको सब्सिडी मिलने की वजह से क्या हो गया, कंपिटिटिव एडवांटेज क्रिएट हो गया। तो ऐसे केस में कंट्रीज क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि भी हमारी कंट्री को पता चल गया कि यार दिस इज द पर्टिकुलर खिलौने जिसपे वो लोग जो है 20% का सब्सिडी दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एविडेंसेस वगैरह प्रोवाइड करेंगे और WTO के बिहाफ पे भी ये परमिटेड है कि कोई भी कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, 20 रुपए की उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। अब क्या होगा, वो प्रोडक्ट जब हमारे मार्केट के अंदर आएगा तो कितने का बिकेगा, 100 रुपए का। अब क्या हुआ, यहां पे कंपटीशन क्रिएट हुआ। हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर होंगे वो उस एक पर्टिकुलर कमोडिटी के कंटेक्स्ट में क्या कर पाएंगे, उनसे कंपीट कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट द एंटी डंपिंग ड्यूटीज। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज ऑफ एक्सचेंज। अब सी, एक्सचेंज हर एक ट्रेड का बेसिस है, इंटर रीजनल या इंटरनेशनल डजंट मैटर। एक्सचेंज मींस कि कुछ आप सामान बेचोगे तभी तो क्या सामान खरीदोगे, ऑब्वियस ही बात है। कोई स्टेट के पास किसी चीज का अबंडेंस है, उसमें अपनी एफिशिएंसी क्रिएट करता है, उस सामान को बेचता है। जिस चीज की स्कैर्सिटी है उस चीज को क्या करता है, जिस दूसरे रीजन के पास अबंडेंस है वहां से सामान को खरीद लेता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सचेंज, जो कि बेसिस बनता है इंटर रीजनल एज वेल एज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का। फिफ्थ जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज म्यूचुअल कॉपरेशन। नाउ सी, म्यूचुअल कॉपरेशन भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी ट्रेड में। म्यूचुअल कॉपरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सरकारें हर्डल्स क्रिएट कर सकती हैं, इंसेंटिवाइज डिसइंसेंटिवाइज कर सकती है किसी ट्रेड को करने के लिए और ना करने के लिए, लेकिन फोर्स नहीं कर सकती किसी चीज को सेल करने के लिए और बाय करने के लिए। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सारे के सारे सेलर क्या सोवरन है कि नहीं है? आप अपना सामान किसको बेचना चाहोगे, किसको बेचना नहीं चाहोगे, क्या ये आप पे डिपेंड करता है, सरकारों पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। आप किससे सामान खरीदना चाहते हो, किससे सामान खरीदना नहीं चाहते, किस पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है, सरकारों पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। इट मींस कि जो ट्रेड है ना, दैट बेस्ड ऑन द म्यूचुअल कॉपरेशन पे बेस होता है, राइट। सिक्स जो हमारा पॉइंट है दैट इज वॉलंटरी ट्रांजैक्शन। अगेन द सेम थिंग, वॉलंटरी ट्रांजैक्शन, कि आपका जो ट्रांजैक्शन है किसी भी तरह का बाय एंड सेल है वो वॉलंटरी लेवल पे होगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी अगेन द सेम ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन कंसेप्ट। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब है क्या, कि कंज्यूमर इज सोवरन, कि जो उपभोक्ता है वो प्रधान है, जो खरीदना चाहेगा वो खरीदेगा, जो खरीदना नहीं चाहेगा वो नहीं खरीदेगा, एग्जैक्टली, राइट। सो दीज आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अभी हम देखते हैं व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन बोथ ऑफ द कंसेप्ट। और जो डिसिमिलैरिटीज है ना, वही बेसिस बनेगी किसका, अ न्यू थ्योरी, अ थ्योरी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों? क्योंकि कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में। सबसे पहली जो डिसिमिलैरिटी है वो है इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने तरीके के हैं आपके पास, 4 तरीके के। कौन कौन से 4? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 है ना। अब देखो, लैंड तो इमोबिल इन नेचर है। हरियाणा से पंजाब में लैंड लेके जा सकते हो? नहीं। पंजाब से हरियाणा में ला सकते हो? नहीं ला सकते। इट मींस कि लैंड की बात तो हम बिल्कुल एक तरह से सेट असाइड कर देते हैं। बाकी के 3 फैक्टर को देखते हैं, क्या इमोबिल इन नेचर है, इंटर कंट्री और बिटवीन कंट्री, विद इन कंट्री। अभी अगर आप कैपिटल को देखेंगे तो कैपिटल को फ्रीली मूव कराना बहुत ही ईजी है विद इन आप कंट्री की बात करें तो। हरियाणा से पंजाब में अगर आप कैपिटल लेके जाना चाहते हैं, अपना पैसा लेके जाना चाहते हैं, इज इट इजी और डिफिकल्ट? इजी, बहुत ही आराम से लेके जा सकते हैं। आप तो बॉर्डर एरिया पे बैठे हो, आज लेके जाओ, शाम को वापस ले आओ, फिर जाओ, फिर वापस आओ, फिर जाओ, फिर वापस आ जाओ, है कि नहीं है? तो कैपिटल क्या है, मोबाइल इन नेचर है। इंटर रीजनल की अगर बात करें, लेकिन क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी सेम काइंड ऑफ मोबिलिटी है कैपिटल के अंदर? अगर आप पैसा जो है वो बाहर लेके जाना चाहते हैं, लेट सपोज करो, सबसे पहली बात, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 100% तो इंडिया परमिट नहीं करता, 60% परमिट करता है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो चलो परमिट कर भी देता है।
अगर आप कन्वर्ट भी करवाओगे तो कन्वर्ट करवाते क्या होगा, बहुत ज्यादा तो कन्वर्जन फीस आपका लग जाएगा, 2% 3% तक जो है वो बैंक चार्ज कर लेते हैं आपसे कन्वर्जन फी। तो इट मींस कि जो कैपिटल है वो उस लेवल पे मोबाइल नहीं है जिस लेवल पे इंटर रीजनल लेवल पे मोबाइल है। मींस अगर विद इन कंट्री हम पैसे को घुमाना चाहते हैं ना, इट इज वेरी इजी टू मूव कैपिटल विद इन कंट्री, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे पैसे को घुमाने की कोशिश करते हो तो इट हैज सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन। परफेक्टली इमोबाइल नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ फ्रिक्शन उसमें आपको दिखाई देता है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, लेबर अगेन विद इन कंट्री जो है वो कुछ लेवल तक मोबाइल है, फिर भी मोबाइल है। जैसे कि हरियाणा पंजाब में आपको लेबरर्स आते हुए दिखाई देते हैं, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से। हमारे यहां से लोग आपको जाते हुए दिखाई देते हैं गुड़गांव, बेंगलोर, दिल्ली, राइट, चंडीगढ़, डिफरेंट रीजन्स में। इट मींस कि लेबर की क्या दिखाई दे रही है, मोबिलिटी दिखाई दे रही है। लेबर जो है वो फ्रीली मूव कर पा रहा है डिफरेंट एरिया विद इन आवर कंट्री, राइट। ऑल्दो देयर आर सम काइंड ऑफ इमोबिलिटी या फ्रिक्शन होता है विद इन कंट्री भी। जैसे कि हम अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते, हम अपनी लोकेलिटी को नहीं छोड़ना चाहते। थोड़ी सी हायर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अपने को थोड़े से दूसरे एरिया में मिल रही है, लेकिन हम अपने दिमाग के अंदर बेसिकली जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि जितना एडिशनल बेनिफिट हमें इस जॉब को हमारी लोकेलिटी को छोड़ के स्विच करने में मिल रहा है, क्या जितना हमें कॉस्ट बियर करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी को छोड़ने में, जो अफेक्शन हम छोड़ के जा रहे हैं हमारी घर से दूर जाके, तो क्या वो हम इक्वेट कर पा रहे हैं? अगर हमें लगता है कि बेनिफिट ज्यादा है, वी विल मूव विद इन आवर कंट्री एज वेल। लेकिन अगर हमें नहीं लगता है, वी विल नॉट मूव। तो थोड़ा फ्रिक्शन है, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है। बट इंटरनेशनल लेवल पे आप ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना चाहते हैं, कनाडा में काम करना चाहते हैं, आर यू फ्री टू मूव? अपनी मर्जी से मूव होना क्या आपके लिए इतना फ्रीली पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नॉट। आप वर्क वीजा लेके तो देखो, पता चलेगा। कनाडा ने तो रिसेंटली जो है वो 50% से ज्यादा स्टूडेंट वीजा नहीं दे रहा इंडियंस को, राइट, ड्यू टू द रिसेंट डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया ने अपने आधे से ज्यादा कम कर दिए रिसेंट वीजा डिस्ट्रीब्यूशंस। सो इट मींस, और वो भी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। वर्कर वीजा तो दे हैव अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम पूरा का पूरा, कि वो उन्हीं लोगों को लेके जाते हैं जो कि एक स्किलफुल लोग हों और पॉइंट पैरामीटर पे पूरे खरे उतरते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया वीजा की बात करते हैं, 189 में वीजा लो, पीआर में 190 में वीजा लो, आपको भाई नंबर लेते लेते जान निकल जाती है लोगों की। लोग ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगह मूव करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में, सिर्फ नंबर अक्वायर करने के लिए। कनाडा में अगर आप अपने रिलेटिव से पूछोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे जो वहां पे गए हुए हैं ना, आपको दिखाई देगा कि पढ़ाई कहीं करेंगे, काम करने के लिए, पीआर पॉइंट कमाने के लिए किसी दूसरी स्टेट में जाएंगे, ऐसी बंजर स्टेट में जहां पे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, राइट। 6-6 फुट की जो है चारों तरफ उनको आइस ही आइस दिखाई देती है। मेरे कुछ दोस्त बाहर गए हुए हैं, वो बताते हैं कि सुबह 5 बजे काम पे जाते हैं ना, तो आधे ज्यादा गोडा जो है वो उनका बर्फों में बिल्कुल दब जाता है, तब जाके काम पे जाते हैं। और हफ्ते में जो है 4 दिन काम करना पड़ता है, लेक्चर लगाने पड़ते हैं, असाइनमेंट करनी पड़ती है कंप्लीट, राइट। और वो भी इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद 20-20 लाख रुपए लगा के गए हैं। सो थिंक अबाउट दैट। तो जो लेबर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट एज मोबाइल एज विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरीज, अगर हम इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में इस चीज को लेके चलें। और जो लास्ट बात है, दैट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? पीपल हु टेक रिस्क, राइट। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए जो लोग अपने बिजनेसेस को खड़ा करते हैं, दे आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर के लिए जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेफ हेवन माना जाता है, वो माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि उनके जो लॉज हैं वो बहुत ही लिबरल लॉज हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। आप बहुत इजीली वहां पे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं वो बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए दिन रात काम करती हैं। उनके जितने भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिखाई देंगे, दे आर वेरी मच इन सपोर्ट ऑफ बिजनेसेस। तो वहां पे मतलब बिजनेस रन करना वो एक तरह का जो है वो ड्रीम है वर्ल्ड के एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बट क्या दुनिया के सारे एंटरप्रेन्योर्स इतने इजीली अमेरिकन मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। कर सकते हैं, लेकिन क्या जितना इजीली हम विद इन आवर कंट्री सेटअप कर सकते हैं, इतना इजीली इंटरनेशनल लेवल पे सेटअप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एमएनसीज भी बनती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज भी बनती हैं, जो कि मल्टी नेशंस में ऑपरेट करती हैं। उनको ऑपरेट करने के लिए भी कितने
अलग अलग लेवल से गो थ्रू होना पड़ता है, कितनी रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करनी पड़ती है, कितने एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल से गो थ्रू होना पड़ता है, थिंक अबाउट दैट। और उसके लिए कितना ज्यादा जो है उनको कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो अगर एक आम इंसान की बात करें जो कि एक तरह से बिल्कुल शुरुआती दिनों में है अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, उसके लिए ऐसा बिजनेस स्टैंड करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट, राइट। सो इट मींस कि जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट आर इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, बट दे आर रिलेटिवली मोर मोबाइल विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरीज, राइट। सो दैट इज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जिससे हमें पता चलता है कि देयर इज डिसिमिलैरिटीज बिटवीन इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरी जो बात है दैट इज डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशंस। डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशंस का मतलब देखो, अलग अलग रीजन्स में अगर आप इंडिया में भी रहते हैं तो भी आपको डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशंस दिखाई दे देती हैं। जैसे इंडिया ने बहुत सारे अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स बना रखे हैं, राइट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रखे हैं, SEZs बना रखे हैं, जहां पे अगर आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं, तो आपको वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, वेरियस सब्सिडीज मिलती हैं, राइट। मतलब आपको टैक्स में रिबेट्स मिलती है कई सालों तक अगर आप उन पर्टिकुलर जोन्स में अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। तो मींस अगर विद इन कंट्री भी देखें तो आपको दिखाई देगा कि डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशंस हैं। कहीं पे प्रोडक्शन करना चीपर है, कहीं पे प्रोडक्शन करना वो जो है वो ज्यादा कॉस्टली है। लेकिन अगर आप बिटवीन कंट्रीज भी देखेंगे ना तो ये जो डिफरेंस है ये और भी बड़ा हो जाता है। कैसे बड़ा हो जाता है? रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पास किया, चिप एक्ट पास किया। उन्होंने स्पेसिफिकली जो है इनवाइट किया बिलियंस ऑफ डॉलर की, मींस अराउंड $50 बिलियन के अराउंड की सब्सिडी प्रोवाइड करके जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को इनवाइट किया कि हमारे देश में आके यहां पे सेटअप करो सब कुछ, राइट। अब इतना बड़ा यू थिंक अबाउट दैट कि इंसेंटिव यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा उन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और इसी के कंपटीशन में यूरोपियन यूनियन वाले अपना खुद का एक्ट ले आए ताकि उन इंडस्ट्रीज को वो लोग सपोर्ट करें। अब यूरोपियन यूनियन वाले यूनाइटेड स्टेट्स को गलत बोल रहे हैं कि यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट में आप जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉज, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। दे आर द बॉस ऑफ द वर्ल्ड, राइट, दे डू व्हाट दे डू। और उसके बाद क्या करते हैं? जस्ट जस्टिफिकेशन देते हैं कि वी आर डूइंग इट एंड दिस इज द जस्टिफिकेशन फॉर दैट। चाहे किसी भी कंटेक्स्ट में आप यूनाइटेड स्टेट्स को परख के देख लो, ऐसे ही आपको दिखाई देता है, राइट। तो प्रोडक्शन कंडीशन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिफरेंट क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से किसी जगह पे प्रोडक्शन करना ज्यादा कॉस्टलियर है और दूसरी जगह पे प्रोडक्शन करना उतना ही चीपर है। दूसरी चीज आपको दिखाई देती है कई जगह जहां पे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनते हैं। अब लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट कहां पे ज्यादा बनेंगे? जहां पे लेबर अबंडेंट है, कैपिटल अबंडेंट है। लेबर अबंडेंट है, इट मींस कि ऐसी कंट्री की अगर हम बात करेंगे जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और वहां पे आपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कोई चीज को प्रोड्यूस करना है तो वहां बनाना जो है ज्यादा चीपर है। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव कोई कॉमोडिटी को जापान में प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी कॉस्टली है। वाई सो? क्योंकि वहां पे लेबर ही स्केर्स में, राइट। लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आप जापान में बनाओगे, वेरी चीप यू कैन प्रोड्यूस देयर अपॉन। हाउ सो? अब जब शिंजो आबे जब प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो चलो नहीं रहे, जब हमारे देश में आए तो हमें 1 लाख करोड़ का लोन दिया। कितने परसेंट पे दिया? 1% पे। आज के दिन अगर आप जाओ मार्केट के अंदर कोई भी लोन लो तो किसान क्रेडिट कार्ड पे भी 4% का मिलता है ना, तो दैट इज द चीपेस्ट लोन दैट वी हैव, राइट। मतलब इससे सस्ता लोन नहीं मिलता है। कैसे? रीजन भी कि यहां पे जो कैपिटल है वो कॉस्टलियर है और जापान के अंदर जो कैपिटल है वो क्या है? चीपर है। इसी वजह से जापान में कैपिटल इंटेंसिव कॉमोडिटी को बनाना ज्यादा चीप पड़ता है एज कंपेरिजन टू इंडिया। सो दिस इज वन ऑफ ऑल्सो रीजन जिससे हमें दिखाई देता है कि इंटर रीजनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डिसिमिलैरिटीज हैं। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज डिफरेंट करेंसीज। जब आप एक देश की बात करते हो, इंडिया की बात करो, रूपी इज द आर करेंसी। आप चाहे जम्मू में ट्रेड करो तो भी रूपी में आपका एक्सचेंज हो जाएगा, चाहे आप जो है वो कन्याकुमारी में करना चाहते हो वहां पे भी आपका रूपी चलेगा, राइट। लेकिन क्या रूपी आप सेम यूनाइटेड स्टेट्स में चला सकते हो, कनाडा में चला सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में चला सकते हो? नो, एब्सोल्युटली नॉट। वहां पे उनकी खुद की करेंसी चलेगी। इट मींस कि विद इन रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सेम करेंसी इज वर्किंग, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं
बिटवीन कंट्रीज बात कर रहे हैं तो अलग सिस्टम है, डिफरेंट करेंसीज ऑपरेट करती हैं, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट डॉलर ऑपरेट करता है, राइट। जापान में येन ऑपरेट करता है, चाइना में युआन ऑपरेट करता है, रशिया में रूबल ऑपरेट करता है। सो डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं, राइट। सो इस वजह से भी डिफरेंट थ्योरीज को ओरिजिनेट करने की जरूरत पड़ी जब इंटरनेशनल थ्योरी को पढ़ने की बात आती है। अगला जो है दैट इज डिफरेंट मार्केट कंडीशन। अब ये मार्केट होता क्या है, पहले ये बताओ, व्हाट इज मार्केट, क्या होता है मार्केट? एनीवन? राइट, ऐसा कोई भी प्लेस जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और बाय किया जाता है। अब वो प्लेस जो है वो टेंजिबल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है। आप अपनी मार्केट में जाओगे तो फिजिकल प्लेस दैट यू हैव, जाओ दुकान पे जाओ, कोई भी सामान खरीद लाओ, किसी लॉयर के पास जाओ, कंसल्टेंसी लो, सर्विस खरीद लिया आपने किसी पर्टिकुलर फिजिकल प्लेस पे जाके। वर्चुअल भी हो सकता है मार्केट प्लेस, अमेजोन खोलते हो आप, फ्लिपकार्ट खोलते हो, राइट, पेटीएम खोलते हो, साथ के साथ वहां पे जाके बाय करते हो चीजों को। अब देखो वहां पे सेलर भी बैठा है, बायर भी बैठा है। इट मींस कि जहां पे इंटरेक्शन होता है बायर और सेलर का, दैट इज द मार्केट प्लेस, नो मैटर दैट इज फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड, इट डजंट मैटर, राइट। अब देखो मार्केट कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है। मार्केट कंडीशन का मतलब देखो, अगर आप स्कोप ऑफ मार्केट देखोगे ना डेवलप्ड वर्ल्ड का और डेवलपिंग वर्ल्ड का, तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? डेवलप्ड वर्ल्ड में सब कुछ बिकता है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर आप मार्केट देखेंगे ना, तो वहां पे जो विंटेज कार की भी मार्केट है वो भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ही बड़ी मार्केट। मतलब 1960s की गाड़ी, 1970s की गाड़ी जबरदस्त प्राइस में बिकती हैं। बहुत सारी गाड़ी भी मार्केट में अवेलेबल है और उन बहुत सारी गाड़ियों को खरीदने के लिए बहुत सारे बायर्स भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो विंटेज कार का कितना स्कोप है हमारी मार्केट के अंदर? बहुत ही कम। 1960 की गाड़ी कोई खरीदता देखता है आपने? कोई इक्का दुक्का आपने कभी देख लिया हो? देख लिया हो, शौकिया तौर पे किसी ने रख ली। लेकिन क्या इतना बड़ा मार्केट है जितना बड़ा मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स में दिखाई देता है? अगर पुरानी वस्तुओं की बात करते हैं, पॉन शॉप्स जिसको हम बोलते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा? पुरानी चीजों का मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत बड़ा है। लोग 200-200 साल पुरानी चीजें जो हैं, बहुत सारे बायर हैं खरीदने के लिए, बहुत सारे सेलर भी हैं उसको बेचने के लिए। लेकिन इंडिया के अंदर वो कितना बड़ा मार्केट है? बहुत ही छोटा मार्केट है। और इसी वजह से हमें दिखाई देता है कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो अराउंड $4 ट्रिलियन के अराउंड है आज के दिन, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो $25 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। जबकि उनके पास जो लोग हैं वो लगभग 35 करोड़ के आसपास है, और हमारे पास जो लोग हैं वो 142 करोड़ के आसपास है। मतलब इतने 5 गुना ज्यादा लोग होने के बावजूद भी, मतलब 4 गुना 5 गुना के करीब लोग होने के बावजूद भी आपको दिखाई देगा कि इतना बड़ा मार्केट क्रिएट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास उतने सेलर भी नहीं है, और अगर कोई सेलर भी है तो उस चीज को बाय करने के लिए बहुत सारे बायर भी नहीं है। और उनके पास मार्केट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि जो कमोडिटी वहां पे जो सेलर सेल करते हैं उसको खरीदने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब पीछे 1-2 साल पहले जब आपने देखा था एनएफटी का कंसेप्ट चला था, मतलब जस्ट क्या है एनएफटी? एक वर्चुअल जो है वो इमेज है कुछ भी, लेकिन उसको खरीदने के लिए किसी ने एक मतलब क्रिप्टो बेस्ड कुछ बनाया, समथिंग वर्चुअल वर्ल्ड में, रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता, और उसको खरीदने के लिए पीपल वर पेइंग मिलियंस ऑफ डॉलर, मतलब $5-5 मिलियन, $6-6 मिलियन, $10-10 मिलियन दे रहे हैं एनएफटीज को खरीदने के लिए। अब इंडिया के आप किसी भी परिवार में सोच के देखो, क्या आपके माँ बाप ऐसे वर्चुअल एक फोटो के लिए को 5 लाख रुपए भी लगा देंगे? 5 लाख छोड़ो, 50,000 लगा देंगे, 50,000 छोड़ो, 5,000 भी लगा देंगे? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। देखो अगर आपने डंडा ही दे दिया अपने घर वालों के तो बात अलग है कि 5,000 लगा दे। मतलब अगर दे ही दिया तो की बात कर रहा हूं, मतलब पूरा धक्का ही कर लिया घर वालों के साथ। लेकिन सोच के देखो कि अगर फिर भी तुम जितना धक्का कर दो और कहो कि ये 5 लाख रुपए का मैंने खरीदना है, मेरे को पैसे चाहिए, दे देंगे घर वाले? सवाल नहीं पैदा होता। अब देखो इसका मतलब समझने की कोशिश करो। देखो इकोनॉमी बढ़ता पता कैसे है? इकोनॉमी बढ़ता है जितना ज्यादा वेलोसिटी ऑफ करेंसी होता है ना, मींस एक मेरे हाथ में एक 500 रुपए का नोट है, वो 500 रुपए का नोट जितने हाथों से एक साल के अंदर अंदर निकल जाएगा उतना बड़ा इकोनॉमी होगा। जिसने उसको कैप्चर करके अपनी तिजोरी में जेब में बंद कर लिया, इकोनॉमी वहीं रुक जाएगा उस 500 रुपए का। यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखोगे कि किसी ने अगर वो $10 मिलियन का एनएफटी भी खरीदा होगा ना,
तो जिसको बेचा होगा उसने कुछ और खरीद लिया होगा, और जिसने उसको बेचा होगा उसने कुछ और खरीद लिया होगा। सो ऐसे इकोनॉमी जो है उनका मल्टीप्लाई में क्या है, इंक्रीज होता रहता है, जो कि हमारा ऐसे केस में होता हुआ कम दिखाई देता है। तो देखो डिफरेंट मार्केट कंडीशन है, जिस वजह से डिफरेंट थ्योरीज की जरूरत है। कोई मार्केट छोटा है, कोई मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, राइट, इंटरनेशनल लेवल पे। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज और ज्योग्राफिकल कंडीशंस। देखो डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स हैं। गल्फ कंट्री के पास जो है वो बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व हैं, जैसे हमने कल के लेक्चर में बात की थी कि वेनेजुएला के पास बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आयरन और इंडिया के पास अच्छा खासा है, मीका का जो है डिपॉजिट बहुत अच्छा खासा है इंडिया के पास। जापान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं तो कोस्टल एरिया में जो फिशरी है वो बहुत ज्यादा है इन लोगों के पास, इन कंट्रीज के पास। सो इट मीन्स कि डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में, उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, और डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसी हिसाब से वो लोग अपने प्रोडक्शन टेक्निक को डेवलप करते हैं कि किस चीज को खरीदना है, किस चीज को बेचना है, और इसी वजह से हमें डिफरेंट थ्योरीज की जरूरत है दोनों के दोनों एरियाज में। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। लास्ट पॉइंट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या। देखो अगर आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में यू कैन सेल योर गुड टू एनी स्टेट विदाउट एनी डिफिकल्टी, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लगता है हमारे यहां पे। ऐसा तो नहीं होता एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अगर आप पंजाब में बेच रहे हैं तो आपको X% देना पड़ेगा, उसी को अगर आप महाराष्ट्र में बेच रहे हैं तो Y% देना पड़ेगा, नहीं ना, सेम परसेंटेज आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दिखाई देते हैं। रिसेंटली इंडिया ने व्हीट का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, नहीं कर दिया था? जब ऐसा लगा कि हम सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकते हमारे रिजर्व में, तो हमने एक्सपोर्ट को क्या किया, बाउंड कर दिया कि सिर्फ अभी कंट्री लेवल पे जो भी व्हीट का एक्सपोर्ट होगा नीडी कंट्री को होगा, और करेगा भी कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, और कोई नहीं कर सकता। हमने रिसेंटली राइस के एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया था, जब हमारे ये पंजाब के एरिया, हरियाणा के एरिया बहुत ज्यादा बाढ़ग्रस्त थे लास्ट ईयर में, तो हमने क्या देखा कि जो राइस के एक्सपोर्ट थे उसको बैन कर दिया गया इंडिया के द्वारा। मींस जो अब एक्सपोर्ट होगा वो इंडिविजुअल लोग नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है, राइट। कोई कंट्री अगर नीड में है सिर्फ उसको कर सकती है। अभी हम किसी से अगर माल को इंपोर्ट करते हैं तो हमें ज्यादा हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़े, दूसरे देश से इंपोर्ट करेंगे हो सकता है कम करना पड़े। लास्ट ईयर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील की हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो उसके तहत अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कोई सामान मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हमें जो है कंपेरेटिवली कम इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू अगर आप सेम सामान यूरोपियन यूनियन से मंगाते हैं तो, क्योंकि उनके साथ हमारा किसी भी तरह का आज के दिन ट्रेड डील नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारी ट्रेड डील चल रहा है, राइट। और जब ट्रेड डील हो गया तो उसके बाद आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैरियर क्या होते हुए दिखाई देंगे, कम होते हुए दिखाई देंगे। इट मींस कि हमारे देश का संधि डील्स जिस कंट्री के साथ है उस कंट्री के साथ हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैरियर कम दिखाई देते हैं। जहां पे हमारी डीलिंग नहीं है, जहां पे हमने एग्रीमेंट साइन नहीं कर रखे हैं, जहां पे हमने ट्रीटी साइन नहीं कर रखी है, वहां पे हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैरियर रिलेटिवली ज्यादा दिखाई देते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट दीज आर द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, और चाहिए भी, कि देयर इज ए नीड ऑफ सेपरेट थ्योरी टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल ट्रेड। हम सेम इंटर रीजनल थ्योरीज को एक्सप्लेन करके इंटरनेशनल ट्रेड को नहीं समझ सकते, राइट। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज लेक्चर।